हेलो बच्चों। तो स्वागत आप लोगों का फिर से हमारे चैनल द नॉलेज पार्क में। तो आज का लेक्चर बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और नॉलेज से भरपूर होने वाला है। इसमें कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ मैं जो आपकी ज़िंदगी भर काम आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड या फिर गर्भ निरोधक उपाय के बारे में। ऐसे उपाय जो कि संतान पैदा या संतान उत्पन्न करने से रोकते हैं। ऐसे उपाय जिनके द्वारा संतान उत्पन्न ना की जा सके या संतान उत्पन्न होने से रोका जा सके उसको बोला जाता है गर्भ निरोधक उपाय। तो एक अच्छे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए? जैसे कि पहला तो वो सस्ता होना चाहिए, ज्यादा महंगा ना हो, आसानी से उपलब्ध हो जाना चाहिए। तीसरा उसको यूज करना काफी ईजी होना चाहिए, ऐसे नहीं कि उसकी कोई अलग से हमें ट्रेनिंग लेनी पड़े। चौथा उसके कोई साइड इफेक्ट वगैरह नहीं होने चाहिए। पांच वो रिवर्सिबल होना चाहिए, यानी कि जब तक उसको यूज कर रहे हैं तब तक संतान उत्पन्न करने की जो क्षमता है वो बंद रहेगी, लेकिन जैसे उसको यूज करना बंद कर देंगे तो फिर से फर्टिलिटी गेन हो जाएगी और फिर से संतान पैदा करने के सक्षम हो जाएंगे। तो चलिए कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के बारे में पढ़ेंगे। एक है टेम्परेरी मेथड, एक है परमानेंट मेथड। टेम्परेरी मेथड वे हैं जिनको जब तक यूज किया जा रहा है तब तक तो फर्टिलिटी जो है सुप्रेस रहेगी, बंद रहेगी, और जैसे उनको यूज करना बंद कर देंगे फिर से फर्टिलिटी गेन हो जाएगी और संतान पैदा करने के सक्षम हो जाएंगे। और परमानेंट मेथड में परमानेंटली संतान पैदा करने की जो क्षमता है वो खत्म हो जाएगी, उसको फिर से रिवर्स नहीं किया जा सकता है। तो इसमें नसबंदी आ जाती है जिसको पुरुष नसबंदी और स्त्री नसबंदी या ट्यूबेक्टोमी और वेसेक्टोमी के नाम से जाना जाता है। चलिए तो यहाँ पर मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है। इस चार्ट के अंदर आपका पूरा चैप्टर जो है या पूरा जो टॉपिक है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का वो आसानी से कवर हो जाएगा। किसी भी चीज को अगर इस तरह के कोई वर्गीकरण या फिर क्लासिफिकेशन होता है तो उसको एक टेबल की फॉर्म में याद करना चाहिए, उससे बहुत ज्यादा इजी रहता है याद करना। चलिए तो हम पहले मेथड की बात करते हैं, टेम्परेरी मेथड। ये वे मेथड है जिनको जब तक यूज कर रहे हैं तब तक संतान पैदा नहीं होगी, उनके यूज करना बंद कर देंगे तो फिर से फर्टिलिटी गेन हो जाएगी, संतान पैदा करने के वो काबिल हो जाएंगे। तो टेम्परेरी मेथड में सबसे पहला मेथड है हमारा नेचुरल मेथड, जिसमें बाहर से कोई चीज यूज नहीं करनी है, सिर्फ अपना दिमाग लगाना है और अपनी बॉडी की फिजियोलॉजी को, बॉडी की जो काम करने की क्षमता है उसको पहचानना है। तो पहले इसमें मेथड रहेगा रिदम मेथड, या इसको बोलते हैं कैलेंडर मेथड या फिर पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। ओके, दूसरा मेथड हमारा रहेगा विड्रॉल मेथड। तीसरा है लैक्टेशनल एमिनोरिया, ये जिसको बोलते हैं स्तनपान अनातम। चौथा रहेगा डाउशिंग। दूसरे मेथड की बात करें तो बैरियर मेथड है। इसमें एक बैरियर क्रिएट कर दिया जाएगा यूट्रस के अंदर, जिससे स्पर्म और एग एक दूसरे से फ्यूज नहीं हो पाएंगे, एक दूसरे से मिल नहीं पाएंगे। तो फ्यूजन नहीं होगा तो उससे जाइगोट नहीं बनेगा, उससे प्रेगनेंसी भी नहीं होगी। तो इसमें क्या किया जाता है, एक तो केमिकल मेथड आता है जिसके अंदर कुछ शुक्राणुनाशक जेली, स्पर्मिसाइडल जेली या क्रीम का यूज किया जाता है। इन क्रीम के अंदर एक केमिकल होता है जिसको बोलते हैं नोनोजाइनोल 9। इसको ध्यान रखना है, फिर भी केमिकल का नाम शायद पूछा गया है एक आध बार नीट के एग्जाम में। दूसरा मैकेनिकल मेथड है। इस मैकेनिकल मेथड में एक मैकेनिकल बैरियर क्रिएट कर देंगे हम लोग स्पर्म और एग के बीच में। जैसे ये कॉन्डोम भी हो सकता है, मेल कॉन्डोम और फीमेल कॉन्डोम दोनों हो सकते हैं। दूसरा डायफ्राम या फिर सर्वाइकल कैप या फिर वोल्ट, ये छोटी टोपी की जैसी स्ट्रक्चर होती है जिसको कोइटस से पहले या फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स से पहले जो फीमेल होती है वो सर्विक्स के ऊपर लगा देती है, जिसकी वजह से सर्विक्स कवर हो जाती है और जो शुक्राणु होते हैं, स्पर्म होते हैं, वो सर्विक्स को पार करके यूट्रस और फैलोपियन ट्यूब तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस वहां पर रुक जाते हैं। तीसरा पढ़ेंगे आईयूडीज, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। ये कुछ ऐसी डिवाइसेस होगी जिनको यूट्रस के अंदर इम्प्लांट कर दिया जाएगा और उससे संतान पैदा करने की जो क्षमता है वो 5 साल 10 साल या फिर उससे ज्यादा अगर चाहते हैं तो बंद रहेगी। उसके बाद है तीसरा हमारा हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव, ओके, जिसमें कुछ हार्मोन्स को दिया जाएगा। अब ये हार्मोन्स में क्या क्या है, जैसे कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ओसीपीस के नाम से जाना जाता है, या हिंदी में गर्भ निरोधक गोलियां। इनके अंदर कुछ हार्मोन्स होते हैं और उन हार्मोन्स की वजह से जो फीमेल का ओव्यूलेशन होता है वो रुक जाता है और जो फीमेल का यूट्रस है वो इम्प्लांटेशन के लिए अनफेवरेबल बन जाता है और उसका जो सर्विक्स है वो काफी ज्यादा म्यूकस से थिक हो जाता है, जिसकी वजह से स्पर्म वहां पर एंट्री नहीं ले पाते। अगर स्पर्म एंट्री ले भी लेंगे तो वहां पर ओव्यूलेशन नहीं होगा, यानी कि एग नहीं बनेगा, और अगर फर्टिलाइजेशन हो भी गया तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद में जो वहां पर मोरुला या फिर ब्लास्टुला बनेगा उसका इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि यूट्रस को इम्प्लांटेशन के लिए अनफेवरेबल बना देती है ये दवाइयां। इसके अलावा कुछ इंजेक्शन के रूप में भी दिए जाते हैं हार्मोन, जैसे कि इंजेक्शन का नाम है डेपो प्रोवेरा। तीसरा होता है इम्प्लांट्स या नोट प्लांट। ये कुछ तिल्ली की जैसी, जो माचिस की तिल्ली होती है उसकी जैसी कुछ स्ट्रक्चर होती है, इनके अंदर हार्मोन्स होता है और वो आपके यहाँ पर लेफ्ट आर्म के नीचे इम्प्लांट कर दिए जाते हैं, स्किन के नीचे। तो ये आप अगर चाहते हो 5 साल या फिर 3 साल के लिए वहां पर इम्प्लांट रहेंगे, और अगर इनको निकालना है तो फिर से सर्जरी के द्वारा इनको बाहर निकाला भी जा सकता है। और फिर हमारा टेम्परेरी के बाद में अगला मेथड रहेगा परमानेंट मेथड या सर्जिकल मेथड, जिसमें सर्जरी करी जाएगी, यानी कि नसबंदी इसको बोलते हैं।
फीमेल की नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहते हैं और मेल की नसबंदी को वेसेक्टोमी कहते हैं। इसमें फैलोपियन ट्यूब को काट कर बांध दिया जाता है और इसके अंदर वेसेक्टोमी में वासा डिफरेंस या डक्टस डिफरेंस को काट कर बांध दिया जाता है। तो ये था बच्चों पूरा चार्ट। इनमें से हर एक चीज को हमें अच्छे से पढ़ना है और ऐसे पढ़ना है कि हमारे दिमाग से कभी ना निकले और हमेशा हमें याद रहे और ये चीजें हमारे लाइफ टाइम काम आने वाली है। चलिए तो इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग एक एक करके सारे मेथड्स पढ़ेंगे। चलिए बच्चों, पहला मेथड देखते हैं, नेचुरल मेथड। और नेचुरल के अंदर पहला है हमारा रिदम मेथड या फिर कैलेंडर मेथड या फिर पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। देखिए ये मेथड जो है फीमेल के लिए अप्लाई होता है। फीमेल को जो अपने पीरियोडिक साइकिल या फिर जो उसका मंथली साइकिल या मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रहा है उसको नोट रखना होता है। मान लीजिए कि किसी फीमेल का 28 डेज का साइकिल है तो उसको डे ऑफ ओवुलेशन निकालना पड़ेगा। अब वो कैसे निकाले? 28 में से 14 को माइनस कर दीजिए, डे ऑफ ओवुलेशन निकल आएगा। जैसे मान लीजिए किसी फीमेल का मंथली साइकिल 35 डे का है तो 35 में से हम 18 को अगर माइनस करें, 35 में से 18 को माइनस करेंगे तो 15 और 2 17, यानी कि 17 डे पर उसमें क्या हो चुका होगा, एग रिलीज हो चुका होगा और वो फैलोपियन ट्यूब के अंदर वेट कर रहा होगा। तो उस टाइम पर अगर वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करती है, सहवास करती है, तो प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। तो इसमें फीमेल को क्या करना, अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल को जो है उसका रिपोर्ट रखना है। जैसे मान लीजिए फीमेल का रिप्रोडक्टिव साइकिल है, यहाँ पर है डे 1 और यहाँ पर है डे 28। ओके, डे 1 और डे 28। तो 1 से लेकर 5 डे जो होता है ये वाला पीरियड, इसमें तो ब्लीडिंग होती रहती है जिसको मेंस्ट्रुअल फेज कहते हैं। तो यहाँ पर कोई भी सेक्स नहीं करना है, तो यहाँ पर ऐसे भी प्रेगनेंसी के चांसेस नहीं होंगे। उसके बाद में अगर हम देखें तो 6, 7, 8, 9, 10 यहाँ तक, और 10 से पहले, यानी कि 10 से पहले या फिर ये वाला जो पीरियड मान लीजिए, ये वाला जो पीरियड है ये सेफ है, यानी कि इस दौरान अगर सहवास किया जाता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाता है, तो प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ही कम होंगे। उसके बाद में 10 से लेकर 17 तक का जो पीरियड होता है, 10 से लेकर 17, इसको एनसीईआरटी के अंदर बोला गया है फर्टिलिटी पीरियड। फर्टिलिटी पीरियड यानी कि इस पीरियड के दौरान 10 से 17 दिन के बीच में अगर कोई भी सहवास किया जाता है तो वहां पर प्रेगनेंसी के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। तो इन पीरियड्स को या फिर इन दिनों को अवॉइड करना है। इनसे पहले के दिन वे सेफ है, इनसे बाद के दिन वे भी सेफ है, लेकिन ये वाले जो दिन है, इनके बीच का जो पीरियड है वो बहुत ही ज्यादा क्रूशल होता है। तो उसके दौरान कोई भी सहवास या फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना है। इसके आगे के जो भी दिन होंगे, यानी कि 17 के बाद में 28 तक जो भी दिन रहे होंगे, वो सारे के सारे सेफ रहेंगे। ओके, तो इसमें यह ध्यान रखना है। चलिए, तो ये हुआ हमारा। तो इसमें ध्यान रखिए कि 10 से 17 डेज का जो पीरियड है, फर्टाइल पीरियड है, उससे पहले सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जा सकता है, उसके बाद में भी सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जा सकता है। लेकिन ये भी 100% इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि जो पीरियड है उनमें भी जरूरी नहीं कि हमेशा 28 डेज का ही हो, कभी कभी कम या फिर ज्यादा भी हो जाता है। तो ये 100% श्योर नहीं है, पर हाँ फिर भी लोग इसको आजमाते हैं, तो ये भी काफी ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है। कोई साइड इफेक्ट इसका नहीं है, अच्छी बात ये है। चलिए, तो यहाँ पे लिख देता हूँ कि इसमें क्या ध्यान रखना है। 10 से लेकर जो 17 दिन का पीरियड है वो कैसा पीरियड है, फर्टाइल पीरियड है, फर्टाइल पीरियड। और इस दौरान जो है अवॉइड करना है सेक्सुअल इंटरकोर्स को, अवॉइड सेक्स ड्यूरिंग दीज डेज। इसके अलावा इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, तो ये अच्छी बात है, नो साइड इफेक्ट। चलिए, तो पहला समझ में आया क्या करना है कि फीमेल के रिप्रोडक्टिव साइकिल उसको अपना ध्यान रखना है और 10 से 17 दिन के बीच में कोई भी सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना है। उससे पहले कर लीजिए, उससे बाद में कर लीजिए, तो वहां पे प्रेगनेंसी के चांसेस कम रहेंगे। चलिए, दूसरे मेथड की बात करते हैं। दूसरा मेथड भी बहुत सारे लोग प्रैक्टिस करते हैं और इसका भी कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो इसको बोलते हैं विथड्रॉल मेथड। देखिए, अब इस मेथड में क्या करना है, मान लीजिए मेल और फीमेल जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं और मेल को ये लग रहा है कि वो उसका इजैकुलेशन होने वाला है, तो वो क्या करेगा, पेनिस को जो है वेजाइना से बाहर निकालेगा और इजैकुलेशन कहीं और करेगा। पेनिस के ऊपर, वेजाइना के अंदर या फिर वेजाइना के आसपास कहीं पर भी इजैकुलेशन नहीं करना है। हाँ, उसके बाहर कहीं और कर सकते हैं। तो इस मेथड में क्या करना है, पेनिस इज विथड्रॉल, पेनिस को जो है विथड्रॉल कर लेना है
withdrawal from vagina just before ejaculation। इजैकुलेशन से पहले पेनिस को वेजाइना से बाहर निकाल लेना है और कहीं और पर उसको इजैकुलेट कर देना है, लेकिन वेजाइना के अंदर या फिर उसके आसपास इजैकुलेशन नहीं करना है, क्योंकि अगर एक ड्रॉप भी रह गई तो वो अकेली ड्रॉप भी एग को फर्टिलाइज करने के लिए काफी है। अब ये जो है ये भी 100% इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि इजैकुलेशन से पहले जो पहले ल्यूब्रिकेटिंग फ्लूइड निकलता है जो कि चिकना बनाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को, उसमें भी कभी कभी थोड़े बहुत शुक्राणु या स्पर्म आ जाते हैं, तो वो भी फर्टिलाइजेशन करा सकते हैं। तो ये 100% इफेक्टिव नहीं है, और फिर भी हाँ कोई साइड इफेक्ट ना होने की वजह से बहुत सारे लोग इसको प्रैक्टिस भी करते हैं, तो काफी अच्छा मेथड ये भी माना जाता है। चलिए तीसरे मेथड की बात करते हैं। इंपोर्टेंट मेथड है ये भी, लैक्टेशनल एमिनोरिया, हिंदी में इसको बोलते हैं स्तनपान अनार्तव। अब इस दौरान क्या होता है, जब डिलीवरी के बाद माँ जो है अपने बच्चे को दूध पिला रही है, तो 6 महीने का ये जो पीरियड है, मान लीजिए आज डिलीवरी हुई और 6 महीने तो बच्चे को लगातार दूध पिला रही है, तो दूध सिक्रेट होता है हार्मोन के द्वारा जिसको बोलते हैं प्रोलैक्टिन। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन जब ज्यादा सिक्रेट होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन जब ज्यादा सिक्रेट होता है तो पिट्यूटरी ग्लैंड से एफएसएच हार्मोन के लेवल को कम कर देगा और साथ में एलएच हार्मोन के लेवल को कम कर देगा। इन दोनों हार्मोन का रोल होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में। तो ये अगर हार्मोन का लेवल बहुत ज्यादा कम हो जाएगा तो फीमेल कोई भी मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा, कोई ओव्यूलेशन नहीं होगा, यानी कि उसमें कोई एग नहीं बनेंगे। तो 6 महीने के इस पीरियड के दौरान जब बहुत ही ज्यादा माँ का दूध उतर रहा है, वो बच्चे को दूध पिला रही है, तो उस दौरान अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाता है तो प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। ओके, तो इसको बोलते हैं लैक्टेशनल एमिनोरिया। और ये कब करना है, जब जो फीमेल है वो इंटेंस ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हो और उसके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोलैक्टिन बन रहा हो, उस दौरान उसमें कोई भी मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता है, तो उस दौरान अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाता है तो वो 100% या फिर 99% सेफ रहेगा। चलिए और फिर अगले मेथड की बात करते हैं जो कि एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, डाउशिंग या डूशिंग। देखिए इसमें क्या करना है, मान लीजिए सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है और पेनिस जो है वो फीमेल के वेजाइना के अंदर ही इजैकुलेट हो गया है, तो फीमेल को क्या करना है, उसको खड़ा होना है, वॉशरूम में जाना है और वाटर के तेज करंट के द्वारा वेजाइना को अंदर तक धोना है, साफ करना है बिल्कुल, ताकि अंदर जो भी स्पर्म वगैरह चले गए हैं वो बाहर आ जाए। या फिर कोई और सॉल्यूशन भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि स्पर्मिसाइडल जेली के द्वारा भी इसको धोया जा सकता है, या पोटेशियम परमैंगनेट के सॉल्यूशन से भी धो सकते हैं। लेकिन इसका साइड इफेक्ट ये हो जाता है कि अगर बार बार वेजाइना को इस तरह से धोया जाता है वाटर के द्वारा या फिर किसी और सॉल्यूशन के द्वारा, तो वेजाइना के अंदर का जो पीएच है जो कि एसिडिक होता है, जो कि इसको हार्मफुल बैक्टीरिया से बचाता है, वो पीएच डिस्टर्ब हो सकता है। और वो पीएच अगर डिस्टर्ब हो गया तो फीमेल में एसटीडीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, या दूसरी बीमारी के चांसेस उसमें हो सकते हैं, क्योंकि पीएच अगर डिस्टर्ब हो गई, एसिडिक मीडियम से मान लीजिए उसका थोड़ा सा न्यूट्रल मीडियम हो गया, तो वहां पर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आसानी से ग्रो कर सकता है और वहां पे इन्फेक्शन कोज कर सकता है। तो इस मेथड में क्या करना है, डाउशिंग मेथड में फीमेल हैव टू वॉश वेजाइना थोरोली, ये थोरोली की स्पेलिंग चेक कर लेना, थोरोली विद स्ट्रॉन्ग वाटर करंट। साइड इफेक्ट इसका ये है कि पीएच जो है डिस्टर्ब हो सकती है, तो साइड इफेक्ट भी मैं लिख देता हूं कि साइड इफेक्ट क्या है इसका, पीएच ऑफ वेजाइना कैन बी डिस्टर्ब, तो वेजाइना की पीएच भी डिस्टर्ब हो सकती है। चलिए एक बार रिवाइज करा देता हूं मैं। ये नेचुरल मेथड है, इनको यूज करने के लिए सिर्फ हमें अपनी नॉलेज, हमें अपना दिमाग और हमारी बॉडी की जो फिजियोलॉजी है उसका ध्यान रखना है। तो इसमें पहला मेथड है रिदम मेथड, कैलेंडर मेथड या फिर पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। तो फीमेल को जब मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रहा है तो उस मेंस्ट्रुअल साइकिल के 10 से 17 दिन के बीच में कोई भी सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना है, क्योंकि उस पीरियड को फर्टाइल पीरियड कहते हैं। इस दौरान अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाता है तो प्रेगनेंसी होने के चांसेस सबसे ज्यादा होंगे।
10 से पहले कर लीजिए, 17 के बाद में कर लीजिए, प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ही कम होंगे। दूसरा मेथड की बात करें, विड्रॉल मेथड। इसमें क्या करना है, सेक्सुअल इंटरकोर्स होने के बाद में अगर मेल को लग रहा है कि इसका इजैकुलेशन होने वाला है, स्खलन होने वाला है, तो पेनिस को वेजाइना से तुरंत बाहर निकाल लेना है और कहीं और उसको इजैकुलेट कर देना है। लेकिन इसका नुकसान ये हो जाता है कि कभी कभी इजैकुलेशन से पहले जो लुब्रिकेटिंग फ्लूइड निकलता है उसके अंदर भी कुछ स्पर्म होते हैं और वो स्पर्म भी एग को फर्टिलाइजेशन करने के लिए काफी होते हैं। तीसरा मेथड है लैक्टेशनल एमिनोरिया, कि जब बच्चे को माँ दूध पिला रही होती है तो उस टाइम पर प्रोलैक्टिन हार्मोन का लेवल बहुत ज्यादा होता है। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन ज्यादा होगा तो एफएसएच और एलएच का लेवल घट जाएगा, जिससे मेंस्ट्रुअल साइकिल भी रुक जाता है। तो 6 महीने तक कोई मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा। उस दौरान अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाता है तो प्रेगनेंसी के चांसेस लगभग ना के बराबर होंगे, कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है। और चौथा है डाउशिंग। इसमें फीमेल को क्या करना है, अपनी वेजाइना को वॉश करना है अच्छे से वाटर करंट के द्वारा। लेकिन अगर बार बार यूज किया जाता है तो फीमेल के वेजाइना का पीएच डिस्टर्ब हो सकता है, जिससे वहां पर इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो ये इसका साइड इफेक्ट हो सकता है। तो ये थे नेचुरल मेथड। चलिए इनको नोट कीजिए, इसके बाद में हम लोग देखेंगे दूसरे मेथड्स।